पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई डल डे तो होता नहीं, रोज बरोज नई डेवलपमेंट्स ही सामने आती हैं। आजकल जिस बात का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है वो ये कि क्या इमरान खान की जमात के हवाले से तो बर्फ पिघलती नजर आ रही है, लेकिन क्या इमरान खान साहब की मामलात में बेहतरी आ रही है? क्या उनका जो लड़ाई है पाकिस्तान की मुक्तदरा से उसके अंदर पोजीशंस तब्दील हो रही हैं? वो इसलिए कि जिस तरह से मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इमरान खान साहब की कन्विक्शंस के हवाले से चल रहे हैं और उन पर अब जज साहिबान नकाइस की निशानदेही कर रहे हैं कि जिस तरह से इमरान खान साहब को सजाएं दी गई, तो उससे तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब के लिए भी मामलात हल होने जा रहे हैं। क्या ऐसा ही है? साथ ही साथ वो हुकूमत जो कि मार्ज़े वजूद में आ गई, जो अभी तक अपनी जगह मौजूद है और हुकूमत एंजॉय भी कर रही है, हुकूमत अपनी ताकत का इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो कि इस निज़ाम के अंदर मौजूद हैं लेकिन इलेक्ट नहीं हो पाए, वो शायद ऐसी बातें करते हैं जो कि शायद उनकी ज़मीर की आवाज़ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारी तो मेजॉरिटी नहीं थी, हमें तो ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई। क्या ये बात दुरुस्त है? इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये बात किसी जगह रुक नहीं रही और इस बात को तक़वियत रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए से भी मिलती है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम रियासती जबर का शिकार हैं, हम तमाम तर कैदोबंद की सोबतों के बाद भी विक्टोरियस बाहर आए हैं लेकिन हमें हुकूमत नहीं बनाने दी गई, तो उनका इशारा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की जानिब होता है। प्रोग्राम के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब। तारड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत से अहम मामलात हैं यकीनी तौर पर आपके सामने और कुछ ऐसे थॉर्नी इशूज़ हैं जिनको आप या आपकी हुकूमत एड्रेस भी कर रही है। तारड़ साहब, एक इशू इसके अंदर बड़ा अहम है। अब जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुओ मोटो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ले लिया। अगर मैं बहसियत वफाकी वज़ीर कानून आपसे पूछ पाऊँ कि आपके नज़दीक एक कमीशन वो था जो कि मुलाकात के बाद बन गया जिलानी साहब ने फिर माजरत कर ली। आप ही का बयान है कि वो उन्होंने इसलिए किया कि एक सियासी जमात के दबाव की वजह से। लेकिन अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपसे पूछ पाऊँ कि वहाँ चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो लिया है, 7 जजेस बैठ के उन्होंने कहा शायद ईद के बाद फुल कोर्ट भी बन जाएगा। क्या यही प्रिंसिपल या ये लॉजिक अप्लाई करती है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी दबाव के अंदर आके ही आपके नज़दीक ये सुओ मोटो लिया है, या उन 300 वकला का ख़त जो गर्दिश करता रहा जिसमें जनाब जिलानी साहब के साहबजादे का नाम भी था, उस वजह से उन्हें ये सुओ मोटो लेना पड़ा? अब आपने कहा कि क्यों चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो लिया। बिल्कुल, उन्होंने कोर्ट में भी इस बात का इजहार किया है कि उन्होंने जो ऑनस्लॉट देखी एक सियासी जमात की तरफ से, उसको सामने रखते हुए, और जस्टिस जिलानी ने भी मेरे ख्याल में वो सारे मामलात थे जिनको सामने रख के रिक्यूज़ल कर दी, तो उन्होंने मुनासिब समझा चीफ जस्टिस साहब ने अपनी कमेटी से मुशावरत के बाद कि इसको 184(3) में ले लिया जाए। ठीक हो गया। अब आपने कहा कि 300 लॉयर्स की चिट्ठी, मेरा नहीं ख्याल कि उस चिट्ठी का इतना कुलीदी किरदार था, क्योंकि आपने देखे होंगे वो नाम, मेरे लिए वो नाम सारे नाम बड़े मोहतरम हैं, लेकिन कई नाम रिपीट हुए हैं और वो सारे अनइलेक्टेड लोग हैं। राइट। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हवाले से पाकिस्तान की जो मौकर बार बॉडीज़ हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, पेशावर हाई कोर्ट, इस तरह पेशावर केपी बार काउंसिल, इस्लामाबाद, सारी जगहों के लोग, उन्होंने एतमाद का इजहार कर दिया था। तो वो 300 लोगों की चिट्ठी शायद इसकी वजह नहीं थी। राइट। उन्होंने रिकंसिडर किया कि ये दोबारा इसी तरह की ऑनस्लॉट आएगी और कोई और नेक नाम आदमी जो है उसे दागदार करने की कोशिश की जाएगी और सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जाएगा। तो इन हिज ओन विजडम उन्होंने जब दोबारा लोगों को कंसल्ट किया, अपने कोलीग्स को, तो उन्होंने कहा कि हम उस तरफ ले लें। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इस पे तबसरा नहीं करना चाहिए। अच्छा तारड़ साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जमात के सदर पंजाब के जनाब राना सनाउल्लाह साहब आपके कोलीग हैं, आपने इकट्ठे कैबिनेट में वक्त गुजारा है, आपकी बड़ी अच्छी उनके साथ सलाम दुआ भी है, दोस्त हैं आपके। उनका ओपिनियन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सिर्फ अगर मैं आपको सुनवा सकूं वो क्या फरमा रहे हैं, वो दिलचस्प है, इसलिए बिकॉज वो भी वकील हैं। वो क्या फरमा रहे हैं सुनिए। अब तारड़ साहब, होगा कुछ नहीं, उसकी एक इनहेरेंट वजह यह भी है कि हमारे मुल्क में मुदाखलतें भी होती रही हैं, हमारे मुल्क में जुडिशल हिस्ट्री भी बड़ी चेकर्ड है। बहसियत मैं दोबारा कहूँगा वफाकी वज़ीर कानून, आपको लगता है कि अब भी कुछ नहीं होगा, या आपको लगता है कि कम से कम एक वंस एंड फॉर ऑल ये सेटल हो जाएगा मामला कि जो चीज़ एलेज की गई है उन 6 ऑनरेबल जजेस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो डिसाइड हो जाएगा कि ये हुआ है या नहीं हुआ है?
मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा उनके साथ। मैं समझता हूं कि चीज़ें जब इस लेवल पे टेकअप होती हैं और उन पे गुफ्तगू होती है, और आज के दौर में जबकि जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसके डायमेंशंस और हैं, तो ये बिल्कुल मिट्टी पावर तो नहीं है मुमकिन। ये ज़रूर है कि इस इशू को अदालत किसी पार लगाएगी, और हाँ, आइंदा के लिए भी कोई गाइडलाइंस, कोई लाहे अमल ज़रूर होगा। और मेरे ख्याल में जिस तरह के माशरों में हम रहते हैं, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को भी सामने रखना चाहिए। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ नाउ, इट्स नॉट द गवर्नमेंट स्टेटमेंट, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं समझता हूँ कि ये मामलात हैं और कई दफ़ा सही या गलत भी होते हैं, कई दफ़ा वाकई कोई नेशनल इंटरेस्ट है। हम जिस तरह के खित्ते में रहते हैं, जिस तरह का माहौल है, जो दहशत गर्दी का हमें सामना है, कभी कोई तहरीक फॉरेन स्पॉन्सर्ड, कभी कोई तहरीक, बलूचिस्तान को सेटल नहीं होने दिया जा रहा क्योंकि कुछ हमसाया ताकतें नहीं चाहती। मुल्क के अंदर एक कैफियत तारी है। हमारा दूसरे अफगानिस्तान से जो बॉर्डर में इंट्रूजन्स और जो दहशतगर्दी से लिंकेजेस है, हमें वो सारी चीज़ें सामने रखनी चाहिए। सिक्योरिटी इदारों को हर वक्त किटहरे में खड़ा करना भी दुरुस्त नहीं है। उनका एक अपना रोल है, उन्हें वो रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन उनकी कुछ कयूद हैं, बिल्कुल ठीक है, कयूद हैं, हदूद हैं, बट अगर उनसे बहुत बाहर जाया जाएगा। मैं ये भी नहीं कहता कि पिछले दौर में ये सारा कुछ हुआ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पिछले दौर में क्या क्या नहीं हुआ और अदलिया की तरफ से आवाज़ नहीं उठी, क्योंकि एपेक्स लेवल पे पजीराई नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। अदलिया के टॉप पे जो शख्सियत बैठी थी वो खुद उसका हिस्सा थी। तो मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा साहब जैसे इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस की मौजूदगी में ये कहना कि ये मिट्टी पाव प्रोग्राम होगा, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये जरूर है कि इस पे पेशरफ्त होगी और ये अच्छी चीज है। बट साहब, देयर इज अनदर पॉइंट कि ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट में है, यू द फेडरल लॉ मिनिस्टर, आपका मौकफ उसकी ऊपर, जब आप कोई चीज़ आपकी ज़बान से निकलेगी उसको भी लोग एनालाइज करेंगे। हुकूमत की तर्जुमानी या हुकूमत की जो ज़बान है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात के जानिब से सामने आएगी। आपके अगेन अ कॉलीग, आपके छोटे भाई अता तारड़ हमारी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जब मैंने उनसे इस हवाले से पूछा, उनकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और दैट वाज कि हुकूमत का बेंट ऑफ माइंड क्या है, हुकूमत को सोच कैसे रही है। ज़रा वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। किस लेटर की क्या टाइमिंग है, अच्छा, और इस वक्त ये लेटर क्यों लिखा गया है। देखिए ना, मैं अगर आपको बताऊं, एक दो लोगों के रेफरेंसेस भी पेंडिंग है ना। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहब के हवाले से, जब मैं ऐसे पीएम था पिछली गवर्नमेंट में। मुझे ये बताया ना, वो अभी तक रेफरेंस क्यों नहीं डिसाइड हुआ इतने अरसे के अंदर, क्या वजह है उसकी। तो वन शुड हैज इट लैंडेड इन द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, इट्स वेरी मच देयर, तकरीबन मेरा ख्याल साल एक हो गया है, उस रेफरेंस पे अभी तक कोई फैसला ही नहीं आ रहा। मुझे ये लगता है कि इसकी टाइमिंग थोड़ी सी मुझे ऑड लगती है। तार साहब, टाइमिंग ऑड, ये वफाकी वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं, ऑब्वियसली इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब यहाँ बैठ के वो एक नेशनल टेलीविजन पे ये बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये इंप्रेशन इतना ग्रो कर गया है कि आप बशमूल जनाब के, आपकी पूरी कैबिनेट, द गवर्नमेंट, आप ये फील करते हैं कि ये खत लिखा गया है लेकिन इसकी टाइमिंग के ऊपर भी हमें इतराज़ है। इसके अंदर एक जज साहब का मामला भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर पड़ा हुआ है, ये शायद उसको कवर अप करने की कोशिश है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, राइटली सो, उन्होंने एहतजाज किया, उनकी नौकरी खा गए सारे और कंप्लेनेंट बहुत से लोग बन गए, और आज हालत यह है कि उनकी बरतरफी को रिटायरमेंट में अदालत ने तब्दील किया। बट सवाल यह है कि अगर वो हो सकता था तो फिर ये जज साहिबान जिन्होंने खत लिखा है, इसको हुकूमत ऐसे क्यों ले रही है कि ओहो ये तो कुछ ऐसे हो गया जो जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी। कैसे हो सकता है कि अदलिया के मामलात में इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स इंटरफेयर करें? ये इंप्रेशन क्यों दे रही है हुकूमत? तारड़ साहब, देखिए, हुकूमत इंप्रेशन नहीं दे रही है। हुकूमत की नेक नीति तो आप इस बात से ही देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोई लेतो लाल से काम नहीं लिया, कोई 248 का सहारा नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पहले पार्लियामेंट से पूछूं या कैबिनेट से इजाज़त लूं। उन्हें बुलावा आया, ख्वाहिश का इजहार किया गया, वो चले गए और हमें भी साथ लेके गए, और वहाँ पे बड़ी खुली गुफ्तगू हुई। और उन्होंने कहा, पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि देखें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे इसलिए कंप्रोमाइज़ नहीं है कि हम खुद रिसीविंग एंड पे रहे हैं और एक से ज़ायद दफ़ा हम इसका शिकार रहे हैं। लेकिन अता तारड़ की बात अगर आप लेते हैं, आज के दौर में एक तो मैं समझता हूँ कि जो डायनामिक्स हैं वो थोड़े से फ़र्क हो गए हैं। फ़्लो जो है इंफॉर्मेशन का वो इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा जो मलफूफ गुफ्तगू है वो भी लोग सुनना नहीं चाहते। तो उसने अपने दिल की बात की है। ये बात मेरे दिल में भी है। मैं बतौर वकील ये समझता हूँ कि ये टाइमिंग क्या है कि ये वाक़यात सारे हैं
जो आज से 1 साल 14 माह या 8 माह 9 माह 10 माह पुराने हैं। इसलिए ये बात की अता तारड़ ने कि जब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट प्रोसेस से हो के दोबारा आई और इन्होंने हुकूमत संभाली और ये मईशत को संभाला देने के लिए वज़ीर आज़म ने अपनी कोशिशें शुरू की, तो एक बैक ऑफ द माइंड ये बात ज़हन में आती है कि ये आया वक्त मुनासिब था कि आप 10 महीने खामोश रहे और इस अरसे में जो रिपोर्टेड चीज़ें थी, यानी कि जो एक वो बात है कि किसी के ब्रदर इन लॉ को ले जाया गया और फिर उसको अगवा कर लिया गया था, उसकी एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर पे 1 साल में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जो मगवी थे उन्होंने 161 का बयान नहीं दिया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। तो ये चीज़ें तंग तो करती हैं आपको, दिमाग में आपके आते हैं। उसने अच्छा किया है, उसके अंदर ये बात नहीं रही, उसने कर दिया है तारड़ ने। ये बातें होती हैं फोरम्स पे, और मेरे ख्याल में आज के दौर में वो जो मैंने पहले बात की थी, हम अगर मिट्टी पाव में चले रहेंगे तो फिर राना सनाउल्लाह वाली बात आएगी कि कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होना है तो फिर इन सारी चीजों पे फिर बात होनी चाहिए। अच्छा, टुवर्ड्स द वेरी एंड सर, लास्ट मेरा सवाल आपसे जनाब से ये है कि उस एलामिये के अंदर आया था जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, चीफ जस्टिस साहब से सारा कुछ हुआ, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर डायरेक्शन पास करेंगे, उन्होंने इंश्योर किया कि हम इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करेंगे। डायरेक्शन खैर वो तो कमीशन ही, अब जारी बात है, इट डाइड अ पेनफुल डेथ कि वो रिक्यूज़ कर गए जनाब जिलानी साहब। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया, बट क्या प्राइम मिनिस्टर ने इन योर नॉलेज किसी को डायरेक्टिव इशू किए हैं कि जी भाई आप अपने हदूदों की यूद में रहें? नंबर 2, जो फैज़ाबाद धरना केस के पैरा 53 के अंदर गाइडलाइंस हैं, डायरेक्शंस हैं कि जी कानून साजी की जाए इंश्योरिंग के जी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, नॉट 1 बट ऑल 3, कि जी उनका मैंडेट वाजे होना चाहिए। सो यू आर द लॉ मिनिस्टर सर, कोई ऐसी चीज पाइपलाइन में है जो आप कानून ला रहे हैं कि जिससे वाकई ये चीज पेपर पर आ जाए कि जी इंटेलिजेंस एजेंसीज का मैंडेट ये है? बहुत अच्छा किया मुनीब आपने, बिल्कुल जी है। इस पे थोड़ा काम पहले भी हुआ था, फिर जाहिर है हम लोग गवर्नमेंट में ना रहे, केयर टेकर्स आ गए, वो कानून साजी कर नहीं सकते थे। अब जो वज़ीर आज़म ने कमेटी बना रखी है जिसमें बड़े जय्यद वकला हैं और बार की टॉप लीडरशिप भी है, ये उसके एजेंडा पे भी आएगी चीज़। वज़ीर आज़म साहब ने मीटिंग से निकलते सार, हम इकट्ठे थे, निकलते ही उन्होंने मुझे कहा कि आप इन चीज़ों को देखेंगे। रही बात डायरेक्टिव्स की, इट गोज़ विदाउट सेइंग कि ये गवर्नमेंट और एग्जेक्टिव की पॉलिसी है, होनी चाहिए और रहेगी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे मैंने शुरू में बात की, जो उनका मैंडेट है, जब तक उन्हें इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेटेंड नज़र ना आए उन्हें अपने डोमेन में काम करना चाहिए। और फिर उसके भी मैकेनिज़्म है कि अगर कोई ऐसी थ्रेटनिंग चीज़ है, कई दफ़ा वो हुकूमत से, कई दफ़ा वो अदालती इदारों से भी जुड़ी होती है और उन्हें इंटरेक्ट करना पड़ता है और उन्हें करना चाहिए, लेकिन वो उसके चैनल्स हैं मुख्तलिफ। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल बात की, जो अरबाब इख्तियार है उन तक भी पहुँचाया। और मैंने फिर कहा कि कैबिनेट मीटिंग में जब कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया, एक बिल्कुल स्ट्रेट जो स्टेटमेंट थी वो जारी की गई कि ये जो इम्प्रेशन दिया गया है चिट्ठी में कि कहीं ये गवर्नमेंट पॉलिसी तो नहीं है एग्जेक्टिव की कि ये इंटरफेरेंस हो, हमने उसे ना सिर्फ उस पर मायूसी का और दुख का इजहार किया था, बल्कि पॉइंट ब्लैंक हमने उसको रिफ्यूट करते हुए कहा कि ये पॉलिसी ना गवर्नमेंट की रही है, ना है और ना ये होगी। वी बिलीव कि इंस्टीट्यूशंस को अपने डोमेन में, अपने सफ़ीयर में काम करना चाहिए और यही पाकिस्तान की बेहतरी है, इसी में यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है।